देखिए एक क्वेश्चन है, फ्रॉम द कंसंट्रेशन ऑफ C4H9Cl एट डिफरेंट टाइम्स गिवन बिलो कैलकुलेट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। देखिए कौन सा सब्सटेंस है, C4H9Cl, और इसके लिए प्रोवाइडेड क्या है डेटा, जीरो टाइम पे 0.100, फिर 50 पे 50 सेकंड पे ये 0.0905, फिर इसके बाद 100 पे 0.0820, ये प्रोवाइडेड। ऐसे ढेर सारा दिया, ठीक है, ढेर सारा दिया। हम लोग से पूछा क्या ना, एवरेज रेट कैसे निकालेंगे, एवरेज रेट कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो आपसे एवरेज पूछा ना, आप टाइम लीजिए डेल्टा टी, ठीक है, एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए वो सेम चलता जाएगा। ठीक, एवरेज रेट पूछा तो आप एवरेज रेट दैट इज इक्वल्स टू ये कह सकते हैं कि डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट C4H9Cl और डिवीजन में डेल्टा टी। आपको बस ये करना है कि कंसंट्रेशन मेरे पास दिया ना कि कहां से कहां चेंज हो रहा है, तो आप इसमें से इसको सबट्रैक्ट करेंगे, ये नेगेटिव आएगा, वैसे भी रिएक्टेंट है तो माइनस लगेगा, तो 0.0905 माइनस ये 0.100 फाइनल माइनस इनिशियल, और नेगेटिव रिएक्टेंट का साथ में चलेगा, और डिवीजन में डेल्टी कितने का, 50 का। सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा वो आंसर होगा। ठीक है, क्या है, 8 गो आंसर दिया ना, तो इस इंटरवल का अलग निकाला, इस इंटरवल का अलग निकाला, इस इंटरवल का अलग निकाला, इस इंटरवल का अलग निकाला। आप भी निकाल लीजिए, निकालना तो ऐसे ही है। क्या है, उमंग आवाज नहीं आ रहा है ठीक से, वीडियो फ्रीज हो गया क्या? नो सर, आपका आवाज धीमा आ रहा है। मेरा आवाज धीमा, मेरा आवाज क्यों धीमा है? अभी आ रहा है? आवाज तो ठीक है। अच्छा, मेरा भी ठीक। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, होता है। मान ले रहे हैं अगर किसी को है ना वैसा थोड़ा कम सुनाई दे रहा है, मतलब कि आवाज धीमे जा रहा है, ऐसा कुछ भी, तो एक बार लीव करके ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, ठीक हो जाएगा। चलिए ये आ गया मेरे पास, एवरेज रेट हो गया। और किसी का क्वेश्चन था? वो ग्राफ वाला। Yes. On the basis of kinetic data, the following plot is obtained for the reaction. Reaction दिया है CH3COH plus CH3OH gives CH3COOCH3 ester और प्लस वाटर। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है ना, हाइड्रोलिसिस हो रहा है, ठीक है, H+। अब इसके साथ में एक ग्राफ दिया है, तो थोड़ा ग्राफ इधर बनाते हैं क्योंकि बड़ा सा ग्राफ दिया है तो हम भी बड़ा ही बनाएंगे। ये ऐसे गया, इस तरीके से एक आया है, ठीक है। अब इसमें जो डेटा काम का है उस पे केवल बात कर रहे हैं। यहां एक ट्रायंगल बना हुआ है ऐसे, ठीक है, और इधर साइड में एक ट्रायंगल ऐसा है, ऐसे, ठीक है, एक ट्रायंगल। ये बता दिया यहां से यहां तक 44 है, क्वेश्चन में ये दिया है, और ये भी दिया है कि 44 है। इधर साइड में मूव कर रहा है टाइम, ठीक है, इधर साइड में कंसंट्रेशन है, और ये वाला पार्ट भी अपने क्वेश्चन में है 80 से 2, तो इसका मतलब कितना हो गया 0.12, ठीक है। ये वाला भी अपने क्वेश्चन में है, ये वाला ये भी क्वेश्चन में 0.314 से 434, तो कितना 021, ये भी इतना ही है, ये भी इतना ही, ठीक। जो पार्ट वहां पे हाईलाइटेड है वो दिखा दिए। आगे पूछा गया एवरेज रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ एसिटिक एसिड, रेट ऑफ, पहला क्वेश्चन है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ एसिटिक एसिड
चलिए बोलिए क्या लिखा जाए, फॉर्मूला बोलिए क्या लिखा जाए। माइनस डेल्टा कंसेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड और इसके डिवीजन में डेल्टा टी, ये आएगा। क्या आप माइनस डेल्टा मतलब डेल्टा ये कंसेंट्रेशन का चेंज ऑफ एसिटिक एसिड बता पा रहे हैं कि क्या होगा? ये पूरा का पूरा इसी के लिए डेटा दिया है, पूरा डेटा इसी का। क्या आप ये बता पा रहे हैं कंसेंट्रेशन का चेंज ये है भाई, ठीक है। अब ये वाला कर्व एसिटिक का है कि ये वाला कर्व एसिटिक का है, फर्स्ट की सेकंड? फर्स्ट। ऊपर से नीचे आ रहा है। हाँ ये रिएक्टेंट है ना, एसिटिक एसिड रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट का अमाउंट घटेगा तो ये आएगा मेरे एसिटिक एसिड में, ठीक है। तो इसके लिए भी कंसेंट्रेशन का चेंज उतना ही है 0.12, ठीक है। और डेल्टी तो इसके टाइम का चेंज कितना 44, सॉल्व कर लीजिएगा आ जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन खत्म। दूसरा एवरेज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ मिथाइल एसीटेट, मिथाइल एसीटेट का एवरेज रेट ऑफ अपीयरेंस पूछ रहा है, बोलिए वही होगा कि कुछ डिफरेंट होगा? सेम। देखिए एक छोटा सा चीज, वो हमको स्टार्टिंग में ही बोलना चाहिए था। जब ऐसा इक्वेशन देना आप एक बार जरूर चेक कर ले वो बैलेंस है कि नहीं, ये काम जरूर कर ले बैलेंस है कि नहीं। तो हम उस समय नहीं ध्यान दिए थे, मगर अभी रिक्वायरमेंट हुआ तो हम थोड़ा ध्यान दिए। वैसे ये बैलेंस्ड है, ठीक है, तो कहीं कोई मिस्टेक नहीं। तो आप कह सकते हैं इट इज इक्वल्स टू द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ मिथाइल एसीटेट, ये आएगा। चलिए उसके साथ इंस्टेंटेनियस रेट एट 55 सेकेंड, 55 सेकेंड इंस्टेंटेनियस रेट पूछ रहा है। देखिए हम आपको दिखाते हैं कर्व में और क्या किया है। 55 सेकेंड यहाँ बीच में कहीं और यहाँ पे एक लाइन ऐसे खींचा है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से एक लाइन ऐसे खींचा है, ठीक है। ये सीधा लाइन है, सीधा लाइन, और ये है 55, ये यहाँ पे दिया है 55 सेकेंड। तो पूछा इंस्टेंटेनियस रेट एट 55 सेकेंड, बोलिए हमको क्या निकालना चाहिए? इंस्टेंटेनियस एट 55 सेकेंड, तो हम ये बोलेंगे कि ये डी कंसेंट्रेशन ऑफ आर बाई डी टी चाहिए। तो क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि हमको tan थीटा चाहिए? बोलिए हाँ कि ना, ठीक है। हमको 55 सेकेंड पे tan थीटा चाहिए, इट रिप्रेजेंट स्लोप, और यही है डी आर बाई डी टी, यही है डी आर बाई डी टी। अगर आपको कहीं से ये थीटा पता चल जाए, ठीक है, तो आप tan थीटा निकाल सकते हैं। या फिर आप बोलेंगे देखो मैथमेटिक्स से ये p बाई बी होता है, तो अगर ये मेरे पास थीटा है, ये अगर मेरे पास थीटा है, मान लीजिए ये मेरे पास अगर थीटा है, तो p कितना 0.12 और b कितना 44, कैलकुलेट कर लेंगे क्या होगा, समझे? अब सेम होगा तो हम क्या करें, वही दिया, ठीक है, ठीक है। तीसरा वाला आंसर सेम नहीं है। अब जैसे लकीर खींचा वैसे ही ना बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि आप इसको डिफरेंशिएट तो कर नहीं सकते हैं। अब यहाँ पे हम वही चीज थोड़ा ध्यान से देखें, देखिए वहां पे आप एक वर्टिकल लाइन खींचा हुआ 55 पे, तो 55 पे वो देखिए टच भी कर रहा है, तो वहीं पे ना एक स्ट्रेट लाइन ऐसे बन रहा है। तो स्ट्रेट लाइन जहां बनेगा हम तो यही मान के चलेंगे कि टेंजेंट यहीं पे ड्रॉ हो रहा है, हम तो यही मान के चलेंगे ना। अब एक छोटा सा डिफरेंस बता सकते हैं, सुनिएगा। मान लीजिए ये थीटा मान लेते हैं, तो ये वाला कितना होगा, ये वाला 180 माइनस थीटा। आप इसके बेसिस पे भी कैलकुलेट करके देख लें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, नेगेटिव आएगा। और क्या होगा, नेगेटिव आएगा। तो हम लोग पहले से जानते हैं, वो नया बात क्या है, रिएक्टेंट है तो नेगेटिव आएगा, तो रहेगा उतना ही। ड्रॉ करके जो दिया है, क्योंकि डेटा कुछ प्रोवाइड नहीं किया, तो ड्रॉ करके जो दिया है उसके बेसिस पे यही टर्म ही आएगा, ठीक है। चलो
अगर कुछ डेटा आगे पीछे करता है तो हम लोग सोच भी सकते हैं। क्या क्या बोले थे? और क्वेश्चन था कोई? नहीं, क्या होगा? टाइम भी तो चेंज हो जाएगा। हाँ, टाइम चेंज हो जाएगा तो नहीं कर लीजिएगा। जब आपके पास यहाँ बुक में हर चीज दिया हुआ है, आप अगर यहां से ड्रॉ करते हैं ऐसे, तो इस छोटे वाले ट्रायंगल के लिए आप क्या P और B नहीं निकाल सकते हैं? उमंग, यस सर। आवाज जा रहा है? हाँ सर, आवाज आ रहा है। अच्छा ठीक, एक मिनट, हम आपको थोड़ा मैथमेटिक्स समझा दे। एक मिनट, देखिए क्वेश्चन में डाउट नहीं रहना चाहिए। मान लीजिए ये लिखा 1, ये लिखा 2, ये लिखा 3, ये लिखा 4, 5, 6, 7, 8, आपके बुक में ये दिया, सारा चीज दिया, इधर भी दिया आपको 1, यहां से ये मान लीजिए जैसे लिखा 3, 5, 7, 9, 11। अगर कोई ये बोले कि देखो हमको इस छोटे वाले ट्रायंगल का tan थीटा चाहिए, तो आपको ये नहीं पता चल रहा है कि यहां से यहां 2 हो रहा है, b का वैल्यू 2 लेंगे, और यहां से यहां तक 5 हो रहा है, सॉरी 4 हो रहा है, ये 1 मान के चले हम लोग, ये 1 है, 0 नहीं है, 1 है, ठीक है 1, तो ऊपर के लिए भी ये 1 ही मान के चल रहे हैं, तो 1 और 5 का डिफरेंस कितना 4, तो ये नहीं निकाल लीजिएगा p/b। अब कोई अगर आपसे बोले कि देखो हमको इस वाले ट्रायंगल के लिए tan थीटा चाहिए, इस वाले ट्रायंगल के लिए tan थीटा चाहिए, तो आप बोलिए कि 9 - 1 8 होगा इसके p का वैल्यू, और यहां से 3 से लेके 8 तक b का वैल्यू मेरा 5 होगा, p/b नहीं निकाल लीजिएगा? वो तो समझ गए सर, लेकिन आंसर नहीं आ रहा है। अरे तो अब एग्जैक्ट फिगर देगा तब ना यार निकालेंगे, कहां से निकालेगा? एग्जैक्ट फिगर देगा तब ना। अब वो कुछ भी दे देगा, मान लीजिए हम ही खींच दिए, कोई हमसे बोलेगा सर इसके बीच का डिफरेंस ना इसके बराबर नहीं लग रहा है, तो हम जब एग्जैक्ट फिगर देंगे तभी ना आप कैलकुलेट कीजिएगा। अब हम यहां लाके मान लीजिए आपसे हम पूछ दें, सोचिएगा इस ट्रायंगल के लिए tan थीटा बोलिए, कौन बता सकता है? बोलिए तो कौन बता सकता है इस ट्रायंगल का? कोई नहीं, कंफर्म नहीं है, कंफर्म नहीं है कि ये जो हवा में लटक रहा है ना, ये कौन सा पॉइंट है, आप कंफर्म नहीं है। तो अगर कंफर्म रहते तो आप आंसर देते, बस वही बात है ना। अब आपका बुक लटका देगा यहाँ बीच में, तो डाटा देगा ही नहीं, तो कैलकुलेशन कहां से कीजिएगा? समझे? ठीक है, कभी ऐसा नहीं होगा आपके पास, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा वो कंप्लीट डेटा प्रोवाइड करेगा, और डेटा अगर दिया है तो कैसे कैलकुलेशन करना आपको सीखना था। अगर डेटा दिया है तो कैसे कैलकुलेशन करना वो आपको सीखना था, अब बस वही चीज आप कैलकुलेट करना है, ठीक है सर? लेकिन डिवाइड बाय 4 किया है वो। अच्छा ठीक है, हम देख लेंगे, रहने देते हैं, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है? एक ही क्वेश्चन में फंस के नहीं रहेंगे, हम देख लेंगे उसको क्या कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन है, फॉर द रिएक्शन 2a + b gives a to b the rate is equals to, क्वेश्चन में ये दिया k कंसंट्रेशन a और कंसंट्रेशन b का स्क्वायर with k equals to 2 into 10 to the power -6 per mole square liter square per second. Calculate initial rate of reaction when concentration of A 0.1 mole per liter, concentration B 0.2 mole per liter, ठीक है? सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा ये चीज चाहिए। तो देखिए A का वैल्यू दिया, B का वैल्यू भी दिया, K का वैल्यू भी दिया, पुट करके आप निकाल लीजिएगा R क्या होगा। मिलन? आंसर नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, पुट किए थे ना 0.1 और 0.2 का स्क्वायर, ऐसा। तो एक बार सॉल्व किया जाए तो रेट दैट इज इक्वल्स टू k का वैल्यू जैसे है तो 2 और 2 4 होगा, इसके साथ 10 का पावर -6 -7 -8 -9 होगा, ठीक है? और ये भी 4 की जगह 8 होगा। क्या होगा? रिड्यूस होने के बाद ना निकालेंगे, रिड्यूस हुआ ना।
के रिड्यूस हुआ? ए रिड्यूस हुआ ना सर। अरे पहले रेट निकाल ले जो गिवन है डेटा पे, ओके सर। और फिर उसके बाद बोला आफ्टर कंसेंट्रेशन ऑफ ए इज reduced to 0.06 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। चलिए ठीक है, देखते चलिएगा। ठीक है, सबसे पहले जो 2a प्लस बी था ये चेंज हुआ किसमें? a टू b में। स्टार्टिंग में मेरे पास टाइम t इक्वल टू 0 पे ये प्रोवाइडेड था, a का कंसेंट्रेशन 0.1, d का कंसेंट्रेशन 0.2 और ये उस समय हम 0 मान लिए। टाइम t इक्वल्स टू t पे जहां कैलकुलेशन करना है उस टाइम में a इज रिड्यूस्ड टू 0.06। ये रिड्यूस्ड अमाउंट दिया है या फिर इतना घटाना है? घटाना है, मतलब इतना घट के इतना हो गया है। हाँ, रिड्यूस्ड टू इतना। ठीक है, रिड्यूस्ड बाई नहीं, रिड्यूस्ड टू इतना मतलब घट के इतना हो गया। तो ये मेरे पास 0.1 माइनस 2x, ध्यान से देखते चलिए, 0.1 माइनस 2x का ही वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.06। यहां से x निकल जाएगा, ये कितना? ये घट गया 0.2 माइनस x, तो ये बढ़ गया कितना? x यूनिट। हर चीज x यहां से मिल जाएगा। जैसे x मिल गया, अब उसके बाद आपका काम क्या होगा कि a तो रिड्यूस होके हमको मिल गया, b भी हमको पता कर लेना होगा कि कंसेंट्रेशन ऑफ a तो 0.06 है और कंसेंट्रेशन ऑफ b जो है वो 0.2 माइनस कितना होगा देख लें, ये 0.1 माइनस तो 0.04 और बाई 2 0.02 हो जाएगा ना। ठीक है, हाँ, तो 0.02 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें तो कितना बचेगा? 0.18। तो a का और b का लेके अब रेट निकालिए। तो रेट निकल जाएगा, मेरा गलती पकड़ा गया ना। चलिए ठीक है, यस a यहाँ k यहाँ पे दिया है, a और b मिल गया, पुट कर दीजिए k कंसेंट्रेशन a और b स्क्वायर पे। ठीक है, पुट कर दीजिए, आ जाएगा। और है किसी का कोई डाउट? सर ऊपर में एक छोटा सा और भेज देते हैं। आप तो टेढ़ा फोटो खींचते हैं, देखना भी पड़ेगा तो इसे करके देखना पड़ेगा। कोना कोनी फोटो खिंचाता है, सीधा खिंचा। लिंक क्यों भेज रहे हैं सर? लिंक क्यों भेज रहे हैं? ओ ये वाला देखिए, एक छोटा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, हेल्प कीजिएगा। 2.826 इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर x। तो पूछा गया x कितना, देखिए तो क्या हो सकता है। अच्छा देखते हैं, 1.9 14 से एक बार मल्टीप्लाई करके देखें तो 14 9 टाइम में कितना देता है? 116। 11 बचा, अब 14 और 11 कितना हो गया? 25 लगभग। ठीक है, तो थोड़ा सा और ज्यादा होना चाहिए, है ना। अगर इसमें 1.4 से मल्टीप्लाई करके देखें तो क्या हो रहा है? 14 दूनी 28, मगर ये ज्यादा हो जा रहा है। अप्रोक्सीमेटली जानते क्या आ रहा है? लगभग 3/2 आ रहा है, लगभग √2 लिए, √2 का क्यूब किए तो वो लगभग वो 2.56 के करीब आ रहा था, मगर वो 2.8 है, √2 लेके चल रहे थे। उसके बेसिस पे ये सॉल्व करने का कोशिश किए थे। अब आपको ये चीज क्या है ना कि ऐसा नंबर कभी भी रहे तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे नहीं सॉल्व कर सकते हैं। उसका तरीका आप क्या ले सकते हैं कि log ले ले दोनों तरफ, x नीचे उतरेगा और इसको लिखेंगे log 2 बेस 2.826 और इसको लिखिए log 10 बेस के साथ 2.826 और इसके डिवीजन में log 2। समझे? टेबल से इसका वैल्यू देखिए 2.826 का और log 2 0.301 होता है, आपको याद होगा। डिवाइड करके x निकाल लीजिए। समझे एग्जैक्टली कैसे बनता है वो दिख रहा है ना। एग्जैक्टली कैसे बनाना है तो log लेके बनाना है। ठीक है, एग्जैक्टली बनाना है तो log लेके बनाना है, और नहीं तो ऐसे थोड़ा हिट एंड ट्रायल करके भी आप है ना निकाल सकते हैं। तो सॉल्व कर लीजिएगा। और कुछ किसी का? एक तो डाउट है। ठीक है, बता देंगे, भेज दीजिएगा हमको, बता देंगे। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए नेक्स्ट है
इंटीग्रेटेड, चैट सेक्शन में भेजिएगा कोई भी डाउट रहेगा, ठीक ना। इंटीग्रेटेड रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, इस पे डिस्कशन कर रहे हैं। ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या है ये समझिएगा। अभी तक जो भी कैलकुलेशन कर रहे थे डी के केस में उसको इंस्टेंटेनियस बोल रहे थे। अगर इस डी का थोड़ा लार्ज वैल्यू ले लिया जाए तो उस टाइम में उसको इंटीग्रेटेड रेट लॉ कहा जाएगा। क्या कैलकुलेट करेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट, कंसंट्रेशन, यही तीन चीज ही कैलकुलेट होगा। रेट ऑफ रिएक्शन, कंसंट्रेशन और रेट कांस्टेंट, यही तीन चीज ही कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो ये क्या करता है और कैसे करता है थोड़ा ध्यान से समझते चलिएगा। सबसे पहला फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, सब्जेक्टिव में रिड्यूस करने भी आता है। सब्जेक्टिव में जो रिडक्शन अभी बताएंगे वो रिड्यूस करने भी आता है और ऑब्जेक्टिव में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होता है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन अगर है तो आपको ये पता कि रेट जो होगा वो रिएक्टेंट का पावर 0 और k से मल्टीप्लाइड, सही है। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू k टाइम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर 0, ये होता है, तभी इसको जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। तो इसके बेसिस पे ये कहा जा सकता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा दैट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, यानी कि रेट कांस्टेंट के बराबर। अब रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग पढ़े हुए हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के सेंस में ये नेगेटिव डी कंसंट्रेशन आर बाई dt के बराबर होता है। एकदम स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट कि रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल होता है, तो माइनस डी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट बाई dt के बराबर। और जो उसके बाद रेट लॉ पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट किसके बराबर? कांस्टेंट। रेट को रेट से रिप्लेस करेंगे तो क्या लिखा जा सकता है? इन दोनों के बेसिस पे क्या लिखा जा सकता है? माइनस डी कंसंट्रेशन आर बाई dt दैट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट के। देखते चलिएगा, जहां दिक्कत होगा पूछिएगा। dt इधर गया, नेगेटिव उधर गया, तो d कंसंट्रेशन r दैट इज इक्वल्स टू माइनस k इंटू dt। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है किसका? रेट लॉ का। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है रेट लॉ का। कौन से ऑर्डर के लिए? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब इसी को जब इंटीग्रेट करेंगे तो वो इंटीग्रेटेड रेट लॉ बन जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे, सिंपल, ठीक है, सिंपल इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी कंसंट्रेशन आर दैट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन dt, ठीक है। अब यहां से d और ये इंटीग्रेशन एक दूसरे को कैंसिल करेगा। कंसंट्रेशन r इज इक्वल्स टू माइनस k, d और इंटीग्रेशन कैंसिल किया t माइनस kt, ठीक है। और इसके साथ में यहाँ पे कांस्टेंट लगेगा, i बोलते हैं उसको, ठीक है। ये कौन है? ये इंटीग्रेशन का एक कांस्टेंट है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो इंटीग्रेट करके कुछ इतना मिला। कहीं भी किसी को कोई भी दिक्कत होगा पूछेंगे। अब ध्यान से देखिए, एट टाइम t इक्वल टू 0 क्या कंसंट्रेशन ऑफ r r नॉट में कन्वर्ट होगा, हाँ कि ना? यस सर। ये नॉट लगा रहता मतलब क्या होता है? इनिशियल। तो टाइम t इक्वल टू 0 अगर बोल रहे हैं तो इनिशियल का ही तो बात कर रहे हैं। तो इनिशियली ये कंसंट्रेशन r नॉट के बराबर है। पुट कीजिए तो कंसंट्रेशन r के जगह r नॉट दैट इज इक्वल्स टू माइनस k, t के जगह पे क्या पुट करेंगे? 0 और प्लस कितना? i। तो फाइनली आपको वो जो इंटीग्रेशन का कांस्टेंट था वो r नॉट के बराबर मिला, ठीक है। अब आप क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इंटीग्रेटेड रेट लॉ मोलैरिटी या मोलर पर सेकेंड, ये भी तो लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा। तो देखिए, अगर आपसे बोल दिया कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो आप इस तरीके का कैलकुलेशन किए, और अगर न्यूमेरिकल पूछा
आप सीधा इस फॉर्मूला को यूज किए। अगर रिडक्शन करने बोला बिल्कुल इस तरीके से करना है, यहाँ पे लाके छोड़ना है, डिस्क्राइब करना है इसका क्या मीनिंग है। अगर न्यूमेरिकल पूछा सीधा आप जीरो ऑर्डर के लिए इस फॉर्मूला को यूज करेंगे और इस फॉर्मूला के बेसिस पे जितना दिया उसको पुट किया जाए तो जो अननोन है वो भी तो कैलकुलेट हो जाएगा। मतलब न्यूमेरिकल में फॉर्मूला बेस्ड। और अगर कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया रिड्यूस करने बोला, फाइंड इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, पूरा डिराइव करके आपको देना पड़ेगा। ठीक है, नोट कीजिए। किसी टर्म में कुछ डाउट है तो पूछिए, अभी ये और कंटिन्यू है, खत्म नहीं हुआ है। अच्छा, मान लीजिए क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट हुआ, ऐसा पूछा, क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट हुआ और इस जगह पे आपको लिमिट देके रखा है 2 से लेके 5 तक। ये क्या है सर? फिर से एक बार हम बोल रहे हैं, आपके क्वेश्चन में ना यहीं से स्टार्ट ही किया और ये ऐसे देके रखा है, तो आपको क्या समझ में आया 2 और 5 क्या है? सर 2 और 5 ये है मतलब कंसंट्रेशन है। 2 is the concentration, 2 is the concentration initially और फाइनल कंसंट्रेशन कितना 5। ठीक है। अच्छा, अगर ऐसे लिखा तो देखिए हम एक वर्ड नहीं यूज किए थे, इसलिए नहीं यूज किए थे क्योंकि स्टार्टिंग में 12 है, अब 5 है तो वो डिक्रीज कर रहा है और डिक्रीज कर रहा है तब नाम ले सकते हैं रिएक्टेंट का। तो 12 is the initial concentration of reactant, 5 is the final concentration of reactant at which time? at time t, at time t। फिर से एक बार, यहां लिखा 0, यहां लिखा 7। अब बोलिए क्या पता चला, हम आपसे पूछ रहे हैं 12 को वेल डिस्क्राइब कीजिए। 12 को 12 कंसंट्रेशन ऑफ R0। ठीक है, 5 क्या है? 5 तो T का वैल्यू नहीं दिया है। कंसंट्रेशन ऑफ R at time t equals to 7 सेकेंड। कंसंट्रेशन ऑफ R at time t equals to 7 सेकेंड। हर चीज आपके सामने है, ठीक ना, एक चेंज करके बताएं। बोलिए इसमें से आप क्या फाइंड कर लीजिएगा, अगर वैसा डेटा दिया रहा है तो क्या फाइंड कर लीजिएगा? बोलिए। T दे दिया है, R दे दिया है, R0 दे दिया, क्या बच गया? K। तो हो सकता है कि स्टेटमेंट में डायरेक्ट लिखा हो कि कौन क्या है, इनडायरेक्ट वे में भी आपके पास क्वेश्चन में प्रोवाइडेड हो सकता है। अगर क्वेश्चन में इस तरीके से दिया तो भी आपको आइडेंटिफाई करना है इनिशियल फाइनल, ठीक है, उसके बेसिस पे आपको कैलकुलेशन करना है। चलिए ठीक है, ये मान ले रहे अगर किसी क्वेश्चन में मिला तो हम लोग फिर देख लेंगे, अभी के लिए बस डील कर लिए इस पे। ग्राफ बिटवीन, देखिए किसके किसके बीच ड्रॉ कर रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ R एंड T। इस पर्टिकुलर रिलेशन से ग्राफ चाहिए R और T के बीच में, मतलब कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में। तो रिलेशन था लीनियर ग्राफ बनेगा, R इज इक्वल्स टू माइनस KT और प्लस R0। तो ग्राफिकली अगर देखें तो कंसंट्रेशन ऑफ R कहां पे? Y एक्सिस पे, क्योंकि डिपेंडेंट है। T जो है वो कहां पे? X एक्सिस पे, क्योंकि इंडिपेंडेंट है। कंसंट्रेशन ऑफ R0 क्या है? इट इज Y इंटरसेप्ट। ये क्या? Y इंटरसेप्ट। और ये ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। स्ट्रेट लाइन ग्राफ। कोई स्लोप बताएगा? स्लोप माइनस के। तो लाइन ऐसे जाएगा फर्स्ट कंडीशन, या इस तरीके से जाएगा सेकंड कंडीशन? फर्स्ट वाला नेगेटिव है ना, इस कारण से। तो आप जब इसको ड्रॉ करेंगे तो आपका काम होगा इधर दिखाना कि इधर कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, इधर दिखाना इधर टाइम चेंज हो रहा है। उसके साथ में जब हम टाइम जीरो रखे थे उस समय मेरा कंसंट्रेशन R0 था, मान लीजिए यहीं पे, ठीक है, ये कंसंट्रेशन ऑफ R0 है, ये R0 है। उसके बाद धीरे धीरे ये डिक्रीज करेगा, वो भी स्ट्रेट लाइन से लीनियरली मूव करेगा नीचे की तरफ। जब हम इसका स्लोप निकालेंगे इस थीटा के रिस्पेक्ट में, तो जो tan थीटा आएगा जिसको हम लोग स्लोप कहेंगे वो माइनस के बराबर होगा। ठीक है,
ये हो गया ग्राफ किसके किसके बीच, R और T के बीच, अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। दूसरा एक और, कैलकुलेशन फॉर टाइम, कैलकुलेशन फॉर टाइम, T का कैलकुलेशन बिल्कुल उसी रिलेशन से, हर बार वही ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्या लिखा जा सकता है, कैसे, तो देखिए कंसंट्रेशन ऑफ R नॉट माइनस कंसंट्रेशन R बाई T, क्या सही लिखे, सॉरी K, क्या सही लिखे, चेक कीजिए, प्लस होगा ना सर, बस वही तो पूछ रहे हैं कि क्या होगा। एक सेकंड, हाँ एक सेकंड दे दीजिए। सही है। अरे भाई इसको उधर भेजिए तो प्लस हो गया, माइनस, इसको इधर, माइनस लगेगा ना इसको। हाँ तो लगा तो है, हां सही तो है। हाँ ये ना कंफ्यूज है। देखिए मान लीजिए इसको उधर भेज देते हैं तो ये KT होगा, ये बच गया अपने जगह पे, ये आया इधर R हुआ, K को नीचे भेज दिए, बोलिए क्या दिक्कत है, थोड़ा सा मैथमेटिकली चेंज कर दिया जाए। इसीलिए बोलते हैं ना दिमाग में कभी ना कोई चीज फिक्स मत रखिए कि वो माइनस निकलेगा, सर लिखे यहाँ प्लस T मतलब एगो माइनस निकलेगा, अरे सर ये भी तो कर दिए तो काहे का माइनस, तो ये रिलेशन आया मेरे पास। चलिए ठीक, यहाँ तक में किसी को कोई वैसा इशू नहीं है, ठीक। आगे का बात, छोटा छोटा रिलेशन, एक एक फॉर्मूला है जिसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। एक टर्म आया हाफ लाइफ, मीनिंग क्या होता है, सुन के क्या पता चला, हाफ लाइफ आधा जिंदगी, आधा जिंदगी, हाँ ठीक, हिंदी बता रहे ना, ठीक है। हाफ लाइफ, तो रिएक्टेंट का आधा जिंदगी क्या होगा, कंसंट्रेशन कितना टाइम में घटेगा, कितना घटेगा, मतलब आधा कंसंट्रेशन होने में कितना टाइम लगेगा, एकदम ठीक, एकदम सही। मान लीजिए जैसे ये पूरा का पूरा रिएक्टेंट यूज किए इतना बड़ा सा, ठीक है। मान लीजिए ये जैसे मेरे पास 4 सेंटीमीटर का है, अज्यूम कर लीजिएगा, नापना नहीं है, ठीक है, 4 सेंटीमीटर का है, तो ये 2 सेंटीमीटर होने में कितना टाइम कंज्यूम होगा, दैट इज कॉल्ड हाफ लाइफ ऑफ दिस पर्टिकुलर रिएक्टेंट, ठीक है। तो हाफ लाइफ रिएक्टेंट के सेंस में क्या कहता है, इट इज टाइम कंज्यूम्ड, इट इज टाइम कंज्यूम्ड for consumption of half of reactant का हाफ अमाउंट कंज्यूम होने में जितना टाइम लगता है, जितना टाइम कंज्यूम होता है, दैट इज कॉल्ड हाफ लाइफ फॉर पर्टिकुलर रिएक्टेंट। तो सोचिए हाफ लाइफ में T किस में बदलेगा, T हाफ में, T किस में बदलेगा, T हाफ में, तो कंसंट्रेशन ऑफ R किस में बदलेगा, कंसंट्रेशन ऑफ R बाई 2 में बदलेगा। तो इसका मतलब अगर हम इनिशियली बात किए थे और इसको इसमें कन्वर्ट कर दिए तो सोच के देखिए मेरा कंसंट्रेशन ऑफ R किस में चेंज हो जाएगा, R बाई 2 में। अगर इनिशियल लेके चलें, ध्यान रखिएगा क्या बोला है, टाइम कंज्यूम्ड फॉर कंजम्पशन ऑफ हाफ ऑफ द रिएक्टेंट, तो स्टार्टिंग में R नॉट लेके चले, अब ये किस में कन्वर्ट होगा, सॉरी R हाफ R नॉट बाई 2। एग्जैक्ट रिलेशन ये है, मेरे पास हाफ लाइफ पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या मिलेगा, हाफ लाइफ पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या मिलेगा, जितना डाले थे उसका आधा हो जाएगा, जितना डाले थे यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन उसका हाफ हो जाएगा। तो आप T हाफ के जगह हमेशा कंसंट्रेशन R नॉट बाई 2 यूज करेंगे। अब उसके बेसिस पे इस रिलेशन को ले लीजिए, ठीक है। देयरफॉर T हाफ इज इक्वल्स टू R नॉट रहेगा, ठीक है, माइनस R किस में चेंज होगा, R नॉट बाई 2 में, R नॉट बाई 2, और नीचे K जो है वो K रहेगा। तो आप क्या कह सकते हैं कि जो T हाफ होगा दैट इज इक्वल्स टू, रिलेशन मिला मेरे पास R नॉट बाई 2K, R नॉट बाई 2K। तो ये होता है हाफ लाइफ का रिलेशन, किसके लिए, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ और इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच का ये रिलेशन है। सोच के जवाब दीजिएगा, ये कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, वेरिएबल है, कांस्टेंट है। इनिशियल कंसंट्रेशन तो फिक्स अमाउंट होगा ना, अच्छा हाँ ये सही, ये कांस्टेंट है कि वेरिएबल है,
कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, क्या कुल मिला के ये कांस्टेंट आया? यस ठीक है। अब आपसे ये पूछा कि एक ग्राफ ड्रॉ करके दिखाओ, ग्राफ बिटवीन किसके किसके, कंसंट्रेशन ऑफ R नॉट और उसके साथ T हाफ के बीच में ग्राफ ड्रॉ करके दिखाओ। कैसे बनाइएगा? जब इधर T है और इधर कंसंट्रेशन R है, बोलिए कैसे बनाइएगा? ऐसे जाएगा, ऐसे एक स्ट्रेट लाइन जाएगा। इट इज द ग्राफ बिटवीन R नॉट एंड T हाफ, एकदम पैरेलल जाएगा क्योंकि ये क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है। यहाँ पे आप ये डिक्लेरेशन दे सकते हैं कि जो T हाफ होगा दैट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अगर कोई ये बोल दे कि R नॉट जो है, आप वो भी बोलिएगा कांस्टेंट, तो कंप्लीटली ये ऐसे जाएगा कि टाइम बढ़ाते जाओ, ये फिक्स है, इसमें ना तो कोई इंक्रीमेंट होगा ना ही कोई डिक्रीमेंट होगा। ठीक है, ये है रिलेशन यहाँ तक। अच्छा, छोटा सा जगह बचा है, थोड़ा और डील कर ले। कंसंट्रेशन, सर कंसंट्रेशन R कांस्टेंट रहेगा। हाँ, कंसंट्रेशन R मेरा कांस्टेंट है। इनिशियल कंसंट्रेशन, हाँ ठीक है, वही वही वही। तो ये जो R है, ये यहाँ पे मेरे इस रिलेशन में वो R कौन से फॉर्म में है, R नॉट नहीं। हाँ, मेरे इस रिलेशन में R कौन से फॉर्म में है, R नॉट। देखिए क्वेश्चन आपको घुमा सकता है, R नॉट दे दिया तब तो बहुत सिंपल सा चीज है, वो तो फिक्स रहेगा, वो फिक्स रहेगा। अगर क्वेश्चन में ये बोल दे कि नहीं भाई देखो वहां R है, तो आपको समझना होगा ना वहां पे कि अगर हम T हाफ लेके चल रहे हैं तो वैसे केस में ये R नॉट के बराबर, R नॉट बाई 2 के बराबर यानी फिक्स होगा, कांस्टेंट होगा। जब कांस्टेंट होगा तब ना आप लाइन ऐसे खींचिएगा। अगर कोई ये दे दिया तो यहाँ पे तो कोई सेंस ही नहीं बनता, R नॉट मतलब कांस्टेंट, और कांस्टेंट है तो वो हमेशा ऐसे सीधा जाएगा, तब क्या आएगा रिलेशन बिटवीन R और T हाफ। तो जब ग्राफ बनता है तो उसमें वेरिएबल तौर पे दिखाया जाता है, एग्जैक्टली कांस्टेंट नहीं बोलते हैं। इसलिए देखिए हम यहाँ T हाफ भी नहीं लिखे थे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, R। ठीक है, ऐसा होगा रिलेशन जब T हाफ के लिए कैलकुलेशन करेंगे। ग्राफ किसके बीच है, इनिशियल कंसंट्रेशन और T हाफ। तो यहाँ R लिखा रहे, R नॉट लिखा रहे, T लिखा रहे, T हाफ लिखा रहे, सेंस यही बनता है, R मतलब R नॉट, T मतलब T हाफ। ठीक है, ऐसा है। चलिए, जहां तक दिक्कत था शायद क्लियर हो गया होगा, अगर डाउट है फिर से पूछ लेंगे। नेक्स्ट, टाइम फॉर कंप्लीशन, टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इस चीज का बात हो रहा है। मीनिंग क्या हुआ इसका, हिंदी क्या समझे आप? जब रिएक्शन खत्म हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ R जीरो हो जाएगा। एकदम ठीक। आपसे पूछे हम हिंदी और आप हमको केमिस्ट्री में आंसर दिए कि सर कंसंट्रेशन ऑफ R जो है ना वो जीरो होगा, एकदम ठीक। यही सब चीज होता है जहां हिट करना होता है। तो हम लोग को पता चला कि जब पूरा का पूरा रिएक्शन कंप्लीट होगा तो उस टाइम में कंसंट्रेशन ऑफ R मेरा जीरो होगा। की फैक्टर यही है, यही चीज है जो आपके क्वेश्चन को बनवाएगा। तो कहां से हम कैलकुलेशन स्टार्ट करें, यहां से कीजिए, यहां से कीजिए। ठीक है, R की जगह जीरो पुट कीजिए, ये तो कांस्टेंट है, K रह जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि जो टाइम कंप्लीशन, रिएक्शन के कंप्लीट होने में जो टाइम लगेगा दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ R नॉट और डिवीजन में कौन, K, ये लगेगा टाइम पूरा कंप्लीट होने में। अगर आपसे ये बोल दे कि देखो कुछ टाइम के बाद रिएक्टेंट 3/4 हो गया, फिर से एक बार सुनिएगा, कुछ टाइम के बाद रिएक्टेंट 3/4 हो गया, बोलिए तो कहां क्या चेंज कीजिएगा? R नॉट बाय 4 की कर देंगे R की जगह 3/4 R नॉट। हाँ, R नॉट तो R नॉट रहेगा, वो तो इनिशियल है, वो कांस्टेंट है। कौन चेंज होगा, R चेंज होगा। कितना होगा, 3/4 होगा। किसका होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन का होगा। आपको इन सब बात पे ध्यान रखना है क्योंकि यही सब वर्ड तो आपको क्वेश्चन में मिलेगा, और जब तक आप उसका मीनिंग नहीं समझेंगे तब तक आप डेटा नहीं पुट कर सकते। तो हर चीज सामने है, हिंदी समझ में आ रहा है, मगर केमिस्ट्री में यूज कैसे करें वो नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर क्वेश्चन तो बनने से रह गया आपका। तो मेन यही सब चीज है कि किसके जगह पुट करें, किसका 3/4 बोला, वो क्वेश्चन नहीं बोलेगा कि इसका 3/4। आपको समझना है कि वो 3/4 रह गया तो किसका रह गया, इनिशियल कंसंट्रेशन का 3/4 रह गया। समझे, ऐसे कुछ कैलकुलेशन करना है। देखते चलिए हर एक टर्म
जितना बार आपके सामने डील कर रहे हैं किसी ना किसी क्वेश्चन में आपको वो मिलेगा जरूर, नोट कीजिए। सर वो R0 कैसे हुआ, वीडियो कॉल हो गया? कौन R0 हो गया था? ये वाला, ये वाला तो रिएक्शन खत्म। अच्छा, ये बोला ना रिएक्शन कंप्लीट हो गया, समझाते हैं। रिएक्टेंट मेरा प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, ठीक है, हम इसको लेके बैठे हुए हैं, सारा रिएक्टेंट धीरे धीरे प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। जब पूरा का पूरा रिएक्टेंट 100% प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा तो रिएक्टेंट का कितना अमाउंट बच जाएगा? 0। तो वही चीज है ना, जहां भी हम लोग कंसंट्रेशन R लिखते हैं, इसका मतलब है कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिएक्टेंट का कितना अमाउंट बचा है, रेस्ट पार्ट, रेस्ट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, उसको R के जगह पुट करते हैं। तो क्वेश्चन में एक वर्ड यूज किया, या थ्योरी में एक वर्ड यूज किए, कंप्लीशन। तो कंप्लीट मतलब क्या होता है? 100% कंप्लीट। तो जब 100% कंप्लीट रिएक्शन हो जाएगा तो रिएक्टेंट बचेगा कितना मेरे पास? नहीं बचेगा, मतलब 0 हो जाएगा। वही चीज वहां लिखे, कंसंट्रेशन R0 हो जाएगा, ठीक है, समझे मिलन? यस सर। हाँ, नोट कीजिए, किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लें। देखिए कहीं अगर दिक्कत रहेगा ना, कुछ क्रॉस क्वेश्चन करना है तो कर भी सकते हैं, डील कर सकते हैं, ठीक है। हो गया क्या? यस सर। ये ग्राफ R0 का है ना, कंसंट्रेशन में जो है ये यस R0 है ना, वो R है। देखिए R0 लिखेगा तो कांस्टेंट तो होगा ही, मगर कभी कभार क्वेश्चन आपसे ये बात बोलेगा और यहाँ पे R देगा, वो कंफ्यूज करने के लिए देता है। देखिए क्वेश्चन का काम क्या है कि वो आपको थोड़ा कंफ्यूज करे, और हम यहाँ पे आपको वही चीज बताएंगे ना जो क्वेश्चन में पूछेगा, ताकि आप पहले से फैमिलियर रहिए कि हाँ ऐसा दिया तो हमको क्या करना है, तब तो ड्रॉ कीजिएगा, नहीं तो फंस जाइएगा। ये ग्राफ हो गया सबका, ये वाला? यस सर। ठीक है, यस सर। बस इसी में वहां तक नोट करने के बाद, वहां तक नोट करने के बाद आप लिखेंगे इसको फिर से, ग्राफ बिटवीन कंसंट्रेशन एंड रेट कांस्टेंट। ग्राफ बिटवीन कंसंट्रेशन एंड रेट कांस्टेंट, जो डील हो रहा है सब 0 ऑर्डर का डील हो रहा है, किसी दूसरे ऑर्डर के बारे में सोचिएगा मत, इसमें से कोई कंडीशन दूसरे ऑर्डर पे नहीं लगेगा। 0 ऑर्डर का नाम लिया, या आपको पता चला 0 ऑर्डर है, तभी जाके इसमें से, इससे पहले वाला बोर्ड और ये वाला बोर्ड, जितना रिलेशन लिखे सब 0 ऑर्डर का। ग्राफ बिटवीन कंसंट्रेशन एंड के रेट कांस्टेंट, तो y में कंसंट्रेशन होगा और इधर x में रेट कांस्टेंट होगा, फिर से ये कांस्टेंट ग्राफ ही बनेगा। इसको ड्रॉ कर लीजिएगा, वहां तक कंप्लीट करने के बाद इसको लिख लीजिएगा ना। पहले कंसंट्रेशन चेंज हो सकता ना ना, k का वैल्यू चेंज भी करता है ना कभी कभार। ऐसे दिया ना, ठीक है, मान लीजिए आपको रेट दे दिया, ये और ये वैरी करा दिया, तो ये वैरी नहीं करेगा, नहीं समझे? 0 ऑर्डर 2 किसी, हाँ बोलिए। मतलब किसी एक रिएक्शन के लिए तो K तो सर कांस्टेंट होगा ना। हाँ, तो हम इसीलिए तो पहले ही बोले थे 0 ऑर्डर 2 रिएक्शन है, 0 ऑर्डर 2 रिएक्शन है, और दोनों रिएक्शन का जो रिएक्टेंट है उसका इनिशियल कंसंट्रेशन सेम है। सुने क्या बोले? दो डिफरेंट रिएक्टेंट है, 2 डिफरेंट रिएक्शन भी है, 2 रिएक्टेंट 2 रिएक्शन, मगर दोनों 0 ऑर्डर है और दोनों का इनिशियल कंसंट्रेशन सेम है। K का वैल्यू वैरी करेगा कि सेम रहेगा? वैरी करेगा। तो ये बोला गया ना, पूरे के पूरे 0 ऑर्डर के लिए ये बोला गया कि 0 ऑर्डर कोई भी अगर रिएक्शन है
और उसमें कंसंट्रेशन और के के बीच अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि ग्राफ कैसा होगा, रिलेशन कैसा होगा, तो वो कांस्टेंट ग्राफ बनेगा। समझे ना क्या बोलना चाह रहे थे? ठीक है, चलिए ठीक है। आपका भी कहना सही है कि सर एक रिएक्शन में तो सेम रहेगा, बिल्कुल, मगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जीरो ऑर्डर विच इज ग्रुप बंच, ठीक है, प्लेंटी ऑफ रिएक्शंस, वहां मल्टीपल रिएक्शंस है, सबका ऑर्डर सेम है मगर रिएक्टेंट अलग अलग है। ठीक है, देखिए इसी के साथ थोड़ा सा और एक पार्ट क्या तो डील करना था, दिमाग से निकल गया, अभी हम सोचे हुए थे। एक मिनट रुके, सोचते हैं। हाँ देखिए, मान लीजिए प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, पूरा रिएक्शन हमको बताया हुआ है जीरो ऑर्डर, ठीक है, ये बताया हुआ है जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। टाइम t इक्वल टू 0 पे मान लेते हैं इसका कंसंट्रेशन A था, ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन, तो ये 0 होगा। टाइम t इक्वल्स टू t पे इसमें से कुछ कंज्यूम हुआ, मान लेते हैं x यूनिट कंज्यूम हुआ, तो ये प्रोडक्ट कितना बनेगा, x यूनिट बनेगा, ठीक है, x यूनिट बनेगा। सोच के बोलिए R0 कितना, आंसर दीजिए, आंसर दीजिए। A R कितना, A माइनस एक्स हो जाएगा, A माइनस एक्स हो जाएगा, और टाइम t इक्वल्स टू t तो दिया ही है, ठीक है, टाइम कितना हमको लेके चलना है, दैट इज t। अब इसी के बेसिस पे वो जो है ना एक t हाफ, ठीक है, t हाफ, अगर इसके लिए लिखना चाहें तो t हाफ हम क्या लिखेंगे, R0 यानी a/2 के लिखेंगे, a/2 के लिखेंगे, और अगर t लिखना चाहें केवल t, कोई हाफ वाफ नहीं, तो क्या लिखेंगे, क्या आपको याद है यहाँ पे लिखा हुआ था, यहाँ पे लिखा हुआ था, क्या लिखा था, R0 माइनस R बाई कितना, बाई कितना k, ये था। अच्छा, R0 के जगह पे कितना a माइनस R के जगह a माइनस x, और नीचे कितना k, तो t इज इक्वल्स टू क्या हम x बाई k बोल सकते हैं, t इक्वल्स टू x बाई k, ठीक है। अब यहाँ पे बोलिए कौन कौन वैरी कर रहा है, x और t वैरी कर रहा है, x और t वैरी कर रहा है। अगर ग्राफ बनाने बोलेगा x और t के बीच में, तो स्टेटमेंट क्या देगा, बोलिए, अगर ग्राफ बनाने बोलेगा x और t में, तो स्टेटमेंट क्या देगा, अभी चल रहा है क्या, यस सर चल रहा है। इसीलिए हम देख रहे हैं कुछ कुछ स्टूडेंट है ना अंदर बाहर कर रहा है, वो लोग सोच रहा होगा कि मेरा में दिक्कत है, तो वो लोग अंदर बाहर कर रहा होगा, और यहाँ मेरा ही रुका हुआ है ना, उसके ऊपर चौका बैठा, हाँ, t और k, यहाँ पे k तो कांस्टेंट था, बोला क्या, ग्राफ, समझिएगा, ग्राफ बिटवीन consumed amount of reactant and time, ठीक है, या फिर आपसे बोलेगा ग्राफ बिटवीन produced amount of product and time, ठीक है। ये चीज जब ये आपसे बोले दोनों में से कोई भी लाइन लिखा, तो देख रहे हैं कहां क्या लिखा है, कंज्यूम्ड रिएक्टेंट, प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट, ये दोनों किसके बारे में बता रहे हैं, ये दोनों x के बारे में बता रहे हैं, ये दोनों x के बारे में बता रहे हैं, और टाइम, तो x और t के बीच में कैसा रिलेशन, क्योंकि t जो है वो x बाई k के बराबर, इसका मतलब t इज प्रोपोर्शनल टू x है, और वो भी लिनियरली। अगर लिनियर है, इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा। अब एक और सवाल, जीरो से स्टार्ट होगा या उठ के स्टार्ट होगा,
हम पूछे 0 से स्टार्ट होगा या फिर थोड़ा उठ के स्टार्ट होगा? 0 से होगा। 0 से ऐसे जाएगा, ठीक है, ये ग्राफ। और यहाँ पे स्लोप कितना? 1/k। 1/k स्लोप कितना? 1/k। तो ये ग्राफ हुआ, ठीक है, कंज्यूम्ड अमाउंट या प्रोड्यूस्ड अमाउंट और टाइम के बीच में, ठीक है। तो ये रिएक्टेंट के बेसिस पे भी पूछ सकता है, ये प्रोडक्ट के बेसिस पे भी पूछ सकता है, मगर स्टेटमेंट इन दोनों के अलावा और कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। इसलिए दोनों स्टेटमेंट सामने लिखा है कि दोनों के बेसिस पे कुछ भी पूछे। आपको ध्यान रखना है केमिकल काइनेटिक प्योर, जिसको फिजिकल केमिस्ट्री बोलते हैं ना, ये वो है। इसमें आपके पास ग्राफिकल रिलेशन से भी क्वेश्चन रहेगा। तो क्या ग्राफ ड्रॉ करने बोलेगा? नहीं, ग्राफ दे देगा। देखे थे ना, एक क्वेश्चन बता रहे थे, ग्राफ दे देगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। या फिर सब्जेक्टिव में ग्राफ ड्रॉ करने भी दे सकता है, या फिर ऑब्जेक्टिव में स्टेटमेंट रहेगा और ग्राफ आपके ऑप्शन में रहेगा। जैसे काइनेमेटिक्स में मिलता है ना, स्टेटमेंट में क्वेश्चन रहता है और नीचे ग्राफ रहता है, वैसे इसका क्वेश्चन होता है। तो ये जो केमिकल काइनेटिक्स है ये प्योर फिजिकल होता है। हर एक पार्ट पे ध्यान रखिएगा। अभी तक तो न्यूमेरिकल पे हम डील ही नहीं किए हैं। और ये जो अभी तीसरा बोर्ड चल रहा है ये पूरा का पूरा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है। क्या बोल रहे थे? स्लोप तो क्या हो जाएगा ना, क्योंकि t के फंक्शन में x को डिफाइन किए हैं, मतलब x को इंडिपेंडेंट नहीं है ना लोग यहाँ पे। यस सर, x को यहाँ पे डिपेंडेंट लिए टाइम पे ना। सही 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 सही, एकदम सही, एकदम सही। एकदम ठीक है। देखिए क्या बोला गया, अभी किस बात पे डिस्कशन हो रहा था, हर कोई थोड़ा ध्यान देंगे। जो y पे आता है वो डिपेंडेंट हो जाता है और जो x में रहता है वो इंडिपेंडेंट हो जाता है, ठीक है। तो जब हम लोग t को इंडिपेंडेंट बनाएंगे तो x के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, मतलब y = mx के फॉर्म में लेके आएंगे। तो जब हम x को डिपेंडेंट बनाएंगे तो t मेरा इंडिपेंडेंट है तो k इधर जाएगा, तो ग्राफ इसका ड्रॉ होगा, ग्राफ इसका ड्रॉ होगा, ठीक है। उस वाले रिलेशन का ग्राफ नहीं ड्रॉ होगा, इसका ड्रॉ होगा, ठीक है। हाँ, अगर कोई बोलता कि देखो t डिपेंड कर रहा है और x इंडिपेंडेंट है, तब आप ग्राफ तो वैसे ही ड्रॉ करते, मगर आप बोलते कि इस बार मेरा जो स्लोप हो रहा है ना वो 1/k हो रहा है। मगर आप भी जानते हैं टाइम कभी डिपेंडेंट नहीं होता है, टाइम किसी पे डिपेंड नहीं करता है, वो हमेशा इंडिपेंडेंट होता है। इसलिए आप इसके बारे में तो सोचे ही ना, ठीक है। चलिए ठीक, नोट किया जाए इसको। देखिए क्या बोले, मान लीजिए ये प्लैटिनम है, ठीक है, इसके ऊपर हम डालें NH3, ठीक है, इसके ऊपर NH3 जम गया और इसके रिएक्टिविटी के कारण टूट के N2 बनाया और H2 बनाया, ठीक है। रिएक्शन को क्या बोलिएगा? कैटालिटिक रिएक्शन है, पहला चीज कैटालिटिक रिएक्शन है। दूसरा चीज हेट्रोजीनियस है कि होमोजीनियस है? हेट्रोजीनियस है, ठीक है। तीसरा चीज डिकम्पोजिशन है। यस सर। रिएक्टेंट कितना? एक। हर चीज का ध्यान रखिएगा। NH3 का डिकम्पोजिशन हो रहा है N2 में और H2 में, और कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है प्लैटिनम। टेम्परेचर यहाँ पे काफी हाई है, लगभग 1013 होता है, 1013 होता है लगभग। तो हम यहाँ पे सिंपल हाई टेम्परेचर मेंशन कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा है। कैटालिटिक रिएक्शन NH3 गैस होता है, N2 गैस होता है, H2 गैस होता है, मगर प्लैटिनम मेरे पास सॉलिड स्टेट में है, तो आप कह सकते हैं हेट्रोजीनियस कैटालिटिक रिएक्शन है, ठीक है, हेट्रोजीनियस कैटालिटिक रिएक्शन है। अब इसमें हो क्या रहा है थोड़ा ये समझेंगे। प्लैटिनम पड़ा है, इसके ऊपर NH3 आया, तो NH3 यहां से टूट रहा है, उसके कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है। तो इनिशियली ये फर्स्ट ऑर्डर होता है। कैसे पता कर लिए सर फर्स्ट ऑर्डर होता है? मॉलिक्यूलैरिटी से, ठीक है, मॉलिक्यूलैरिटी से। याद है मॉलिक्यूलैरिटी 1 के बारे में डिस्कस किए थे क्लास में कि अपने पास
कोई एक कैटलिस्ट है, उस पे एक आके हिट कर रहा है, टूट के बिखर रहा है, तो आके हिट करने वाला एक, तो मॉलिक्यूलैरिटी 1। इस कारण से बोले कि स्टार्टिंग में ये फर्स्ट ऑर्डर होगा, स्टार्टिंग में ये फर्स्ट ऑर्डर होगा। अब थोड़ा समझिएगा सर, जो हेटेरोजेनियस और होमोजेनियस का मतलब था वो थोड़ा सा कंफ्यूज है। अच्छा ठीक है, हम बता देंगे, कोई बड़ा बात नहीं है, हम समझा देंगे। सुनिएगा, देखिएगा, ये देख रहे हैं ना, इसमें ब्लैक स्क्रीन जो है और व्हाइट, ठीक है, इस ऑरेंज का बात नहीं करेंगे, दो ही पे बात करेंगे, ब्लैक और व्हाइट। मान लीजिए इस व्हाइट स्ट्रिप पे प्लैटिनम लगा है, व्हाइट स्ट्रिप पे प्लैटिनम लगा है, धीरे धीरे इसके ऊपर, अब ऐसे थोड़ा कर दे, इसके ऊपर धीरे धीरे आके अमोनिया कलेक्ट हो रहा है, तो अमोनिया का एक लेयर बन गया, फिर उसके ऊपर दूसरा बना, तीसरा बना, चौथा बना, लेयर पे लेयर बन रहा है। बोलिए पांचवें लेयर पे क्या प्लैटिनम कुछ इफेक्ट डालेगा? नहीं डालेगा। यानी कि अब कंसेंट्रेशन मेरा चेंज अगर हुआ, प्लैटिनम है इस पे, प्लैटिनम है इस पे, एक लेयर पूरा का पूरा जम गया NH3 का, एक लेयर पूरा का पूरा NH3 का जम गया, ठीक है। अब उसके ऊपर अगर बाय द वे कोई दूसरा लेयर NH3 का है, तो इसके ऊपर प्लैटिनम का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये जो लेयर है यहां पे नो इफेक्ट ऑफ प्लैटिनम। अगर यहाँ पे कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब है कि वहां से डिसोसिएशन होगा नहीं, और अगर डिसोसिएशन वहां से नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि कंसंट्रेशन वो जो है वो कैसा बना हुआ है? कांस्टेंट। कंसंट्रेशन कैसा बना हुआ है? कांस्टेंट। ध्यान से, कंसंट्रेशन अगर कांस्टेंट है तो ध्यान से रेट भी क्या कांस्टेंट होगा? रेट कांस्टेंट होगा कि नहीं? मैंने यहीं पे बात करना, सोच के देखिए, रेट कांस्टेंट हो जाएगा ना। ऊपर में ना यहाँ पे कंसंट्रेशन मेरा क्या है? कांस्टेंट बन गया, नीचे वाला तो टूट रहा है। यस सर। देखिए ये प्लैटिनम, ये एक लेयर NH3 का, ये एक लेयर NH3 का, ये एक लेयर NH3 का, ठीक है, ये सब NH3 का लेयर है। तो अब हमको बताइए, हम इस पे 3 लेयर डालें तो भी तो टूटेगा केवल ये वाला लेयर। अगर हम चौथा लेयर भी डाल दें टूटेगा तो केवल एक लेयर। अगर 5वां लेयर भी डाल दें टूटेगा केवल एक लेयर। तो क्या मेरे कंसंट्रेशन को बढ़ाने पे रेट में इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? नहीं। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन जो है, कंसंट्रेशन ऊपर वाला कांस्टेंट बना हुआ है, नीचे वाला टूट रहा है। तो कह सकते हैं कि कितना भी आप कंसंट्रेशन ऊपर में बढ़ा दीजिए, यहाँ पे जो रेट होगा वो केवल एक सिंगल से लेयर के कारण होगा। यानी कि कंसंट्रेशन के कारण यहाँ पे रेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि रेट मेरा कांस्टेंट है, और रेट कांस्टेंट हो गया तो ध्यान से देखिएगा, क्या हम R = K A का पावर 0 लिखें? बोलिए, देख सकते हैं। यानी इसका कंसंट्रेशन बढ़ाने पे इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कौन से टाइप का रिएक्शन? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमेशा इसी टाइप का होगा, डिकम्पोजिशन होगा, कैटलिस्ट पे होगा, और वो हेट्रोजीनियस होगा। 3 चीज, ठीक है, डिकम्पोजिशन होगा, कैटलिस्ट पे होगा, हेट्रोजीनियस होगा, वही होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो कभी आपके क्वेश्चन में अगर बोल दिया कि डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 ऑन सुटेबल कैटलिस्ट एज हेट्रोजीनियस कैटालिटिक रिएक्शन, तो इतना लंबा डिस्क्रिप्शन किस लिए दिया? इतना लंबा डिस्क्रिप्शन केवल आपको इसलिए प्रोवाइड किया ताकि आपको पता चले कि पूरे रिएक्शन का बात हो रहा है कि वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। समझे? तो लंबा लाइन दे देगा, किसी किसी क्वेश्चन में सीधा बता देगा जीरो ऑर्डर है, और कहीं कहीं वो डिस्क्राइब करके देगा इन सब कंडीशंस को, और आपको इतने कंडीशन का केवल एक ही कंक्लूजन निकालना है कि मेरा रिएक्शन जीरो ऑर्डर। जैसे पता चला जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इससे पहले जो डिस्क्राइब किए उसमें से कोई भी फॉर्मूला लग सकता है आपके क्वेश्चन को बनाने में। ठीक है, तो ऐसा होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एक बार इसका थ्योरी आप है ना बुक में से पढ़ भी लेंगे, सामने रहते तो हम इसको लिखवाते भी, अभी छोड़ दीजिए, लिखना उतना जरूरी नहीं है। एक बार किसी भी बुक से पढ़ लीजिएगा बस,
ठीक है, कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन किसको कहते हैं और वो कैसे होता है, जो समझाया गया बस वही चीज रहेगा। ठीक है, पढ़ लीजिएगा। एक क्वेश्चन है, आते हैं अब थोड़ा न्यूमेरिकल सेक्शन पे। देखिए, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ NH3, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 on solid platinum surface take place what are, आगे है, what are rate of production of N2 and H2 if K equals to 2.5 into 10 to the power -4 मोलर पर सेकेंड, 2.5 लिखा है, ठीक ना, 2.5 ऐसा है। ये है मेरे पास क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में कहीं बताया कि ऑर्डर क्या है, मगर हम लोग तो देख लिए डिकम्पोजिशन हो रहा है, ठीक है, और वो भी हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट के ऊपर हो रहा है। कुल मिला के ऊपर का जो 2 लाइन है वो इसी में बीत गया, ये बताने में बीत गया कि पूरा का पूरा रिएक्शन जीरो ऑर्डर है। ऊपर का 2 लाइन बस ये बता रहा है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो हमको ये पता चला कि रिएक्शन मेरा जीरो ऑर्डर, ठीक है, रिएक्शन मेरा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब आगे काम करेंगे। आगे काम क्या करना है कि व्हाट आर रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2, तो क्या निकालना है, कोई बोलेगा यहाँ? X मतलब ऐसा लिखे है एक बार ये चीज देखिए, तो क्या इसका मीनिंग ये समझ रहे हैं, व्हाट आर रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2, ये निकालना है, ठीक है, एंड H2 ये कितना होगा बताओ, और साथ ही साथ ये बताओ कि H2 का प्रोडक्शन कितना होगा। क्वेश्चन हमसे यही मांग रहा है, ठीक है। उसके बाद आगे का चीज K दिया मेरे पास, तो K कितना दिया, 2.5 10 to the power -4, क्वेश्चन हमको ये, ठीक है। अच्छा, अगर ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो एक बार थोड़ा रिएक्शन देख लें कि किस तरीके से ये काम करेगा। NH3 है जो टूट रहा है, तो N2 दे रहा है और H2 दे रहा है, क्या बैलेंस है, बैलेंस रिएक्शन है, बोलिए नहीं, तो क्या करें, यहाँ 2 लगा दें और यहाँ 3 लगा दें, ठीक है, चलिए ठीक। अगर हम इसमें बात करते हैं, ठीक है, अगर हम इसमें बात करते हैं रेट का, तो क्योंकि जीरो ऑर्डर है तो रेट इज इक्वल्स टू के, रेट इक्वल्स टू के, और रेट जो होगा पूरे रिएक्शन के लिए पूछ रहे हैं, रेट जो होगा वो -12 dNH3 by dt होगा, इज इक्वल्स टू d कंसंट्रेशन N2 by dt होगा, इज इक्वल्स टू 1/3 d कंसंट्रेशन H2 by dt होगा। ऐसा होगा जो हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े थे एकदम, रेट ऑफ रिएक्शन उसके जैसा। अगर हमको ये पता है, आपको तो पता है ना, क्वेश्चन तो दिया है कि कब है, ये पता है तो क्या ये नहीं निकाल सकते हैं और ये नहीं निकाल सकते हैं, बस वही काम करता है। तो पहला चीज कि जो d कंसंट्रेशन N2 by dt होगा दैट इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू R यानी K, ठीक है, आप K का वैल्यू पुट कर ले, आंसर हो गया। और दूसरा है कि जब हमको d कंसंट्रेशन H2 by dt फाइंड करेंगे तो दैट इज इक्वल्स टू 3R, और 3R का मतलब 3K, बस K का वैल्यू पुट कर लीजिए, आंसर आ गया, ठीक है, यही काम करता है। तो सर इसमें जीरो ऑर्डर क्या बताया, बोलिए, तो जीरो ऑर्डर कुछ बताया कि नहीं बताया, काम दिया कि नहीं दिया? इसमें काम दिया, और जब ये पता चला तब आगे कैलकुलेशन हुआ, ठीक, नोट कीजिए, इसको कंप्लीट कीजिए। देखिए क्वेश्चन है, प्रेशर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट ऑन सरफेस ऑफ सॉलिड एट डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम्स इज गिवन बिलो। सुन रहे हैं, फिर से सुनिएगा, प्रेशर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट ऑन सरफेस ऑफ सॉलिड
एट डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम इज गिवन बिलो। लिख नहीं रहे, क्या बताया वो? कोई नहीं, अरे देखिए फिर से एक बार, गैसियस रिएक्टेंट ऑन सरफेस ऑफ सॉलिड, गैसियस रिएक्टेंट ऑन सरफेस ऑफ सॉलिड, क्या बताया? हाँ बस बस वही, गैसियस सब्सटेंस ऑन सरफेस ऑफ सॉलिड बताया, जीरो ऑर्डर है। मेन आपको यही चीज थोड़ा ध्यान रखना था। हाँ आगे क्या दिया ना, टाइम दिया है 0, 100, 200, 300, ठीक है। और इसके साथ में प्रेशर दिया है, प्रेशर है 5 × 10⁻³ पास्कल, ठीक है, पास्कल में असर 4.2 × 10⁻³ पास्कल, 3.4 × 10⁻³ पास्कल, 2.6 × 10⁻³ पास्कल, सब पास्कल में दिया हुआ, ठीक है। प्रेशर किस में है? पास्कल में दिया है, हाँ, पास्कल। आगे ये बोला गया कैलकुलेट के क्या होगा और T½ भी बताओ क्या होगा, ठीक है। के और T½ चाहिए, तो हम लोग तो पहले ही पहला लाइन सुन के ये डिसाइड कर लिए कि ये रिएक्शन कैसा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। क्या किसी को भी डाउट है कि सर जीरो ऑर्डर कैसे हो गया? क्वेश्चन में नहीं दिया, पहले लाइन से पढ़ के निकाले हम, ठीक है। ठीक, के निकालना है और T½ बोलिए कैसे निकाले? ये तो पहला वाला इनिशियल हो जाएगा ना, ठीक है। सबसे पहला चीज एक लाइन हम बस ऐसे ही है ना अपने कंफर्मेशन के लिए लिख लेना चाहते हैं, यूज प्रेशर एट प्लेस ऑफ कंसंट्रेशन, बताए भी थे, एट प्लेस ऑफ कंसंट्रेशन किसके लिए? फॉर गैसियस सब्सटेंस, है ना, गैसियस सब्सटेंस के लिए क्या करेंगे? प्रेशर यूज करेंगे, किसके प्लेस पे? कंसंट्रेशन के प्लेस पे। अब हमको के चाहिए, तो जीरो ऑर्डर होने के कारण हमको ये पता कि रेट जो होगा वो के बराबर होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन हम निकाल सकते हैं यहां से, आर का वैल्यू क्या करेंगे? प्रेशर का चेंज बाय टाइम का चेंज, ठीक है, यही करेंगे। तो 5 - 4.2 × 10⁻³ और बाय टाइम का चेंज देख लीजिए कितना हो रहा है, 100 हो रहा है, 100। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, ये कितना आएगा? 0.8 ना, 0.8 × 10⁻, बस 10, तो ये 8 हो जाएगा, है ना, ये 2 0 कट गया, ठीक है, और ये आ गया कितना? 8। आर का वैल्यू 8, तो आप ये कह सकते हैं आर जो है वो के बराबर, और दोनों मिलके हमको 8 दे रहा है, दोनों मिलके 8 दे रहा है क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अब सवाल उठा T½ बताओ, तो T½ क्या सीखे हैं जीरो ऑर्डर का? R0/2, एकदम ठीक। तो क्या हम यहाँ P0/2 के लिखें? यस सर। R कंसंट्रेशन था, अब कंसंट्रेशन ही प्रेशर यूज करना है, तो कंसंट्रेशन R0 था, तो प्रेशर क्या होगा? P0 होगा, तो P0/2 के दैट इज इक्वल्स टू P0 का वैल्यू कितना? बोलिए, देख के बोलिए,